वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एडू फ्यूचर में। आप लोगों को याद होगा पिछली बार मैंने पढ़ाया था साइज ऑफ सेल। होप कि आपने रिवाइज किया होगा इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है सेल थ्योरी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल के जो पार्ट्स हैं और सेल के पार्ट्स तक आप आज मैं कंप्लीट कर दूंगा इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। तो हम लोगों ने शेप ऑफ सेल तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग जानते हैं सेल थ्योरी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सेल थ्योरी जो कि दिया था एक बॉटनिस्ट ने और एक जूलॉजिस्ट ने। बॉटनिस्ट उसको बोलते हैं जो कि प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जूलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो कि एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एक साइंटिस्ट थे स्लेडन और एक साइंटिस्ट थे स्वॉन। इन दोनों ने मिलकर दिया था सेल थ्योरी, ठीक है। और टाइमिंग थी इनकी, एक ने दिया था 1838 और एक ने दिया था 1839 और दोनों का कंबाइन मिलके हुआ सेल थ्योरी। मेनली हुआ क्या ना कि इन्होंने सेल के बारे में कुछ बोला, इन्होंने सेल के बारे में कुछ बोला और दोनों ने कंबाइन करके सेल थ्योरी को इवॉल्व किया। तो देखिए बताता हूँ बोला क्या। फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या कोई भी लिविंग थिंग है वो सारे सेल के बने हुए हैं। ये बात बोली थी सेलेडन ने 1838 में। फिर एक साल बाद 1839 में स्वॉन ने एक बात बोली। सेकेंड पॉइंट, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो किसी भी लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल वाइज भी और फंक्शनल वाइज भी। ये बात बोली थी स्वॉन ने। तो ये था सेल थ्योरी। आगे कुछ देर बाद या कुछ साल बाद एक साइंटिस्ट आए, रॉडोल्फ वर्चॉ, और ये टाइम था 1855। इन्होंने एक पॉइंट और जोड़ा, थर्ड पॉइंट। इन्होंने इस दोनों सेल थ्योरी के प्रिंसिपल को थोड़ा और इवॉल्व किया। इन्होंने बताया कि जो भी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या जो भी सेल इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है, ठीक है। इन्होंने एक बात बोली थी, एवरी सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इन्होंने अपने लैंग्वेज में बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग है एवरी सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो कोई भी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे आएगा? ऑब्वियसली सेल डिवीज़न। अब ये होता क्या है ये आपको पढ़ना ज़रूर है, लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में, ठीक है। तो याद रखना। और चलिए, तो सेल थ्योरी क्या था आपको पता चल चुका है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो इस वर्ल्ड में हम लोग स्टार्टिंग से ये बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी चीज़ है सेल। अगर बहुत सारे सेल को तुम कंबाइन करोगे तो बनता है टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू को तुम एक फंक्शनल वाइज कंबाइन करोगे तो बनेगा ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन को अगर तुम कंबाइन करोगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ही तो ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यही है कि सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेल। देखो सेल का स्ट्रक्चर ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको क्लिक करो, देखो कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है। वैसे मैं लास्ट वीडियो में इसका जो सबसे लास्ट पार्ट होगा वो उसमें मैं आपको सेल का एक ही सेल में मैं आपको हर एक सेल ऑर्गेनल के बारे में बता दूंगा। बट अभी मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका फ़ोटो मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाओ, क्लिक करो और देखो कि मैं जो बता रहा हूँ वो उससे मैच कर रहा है या नहीं। ओके, तो चलो अभी बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल। तो इसके सबसे मेन 3 बेसिक पार्ट्स हैं। फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकंड
साइटोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन्स जानने से पहले हमें इम्पॉर्टेंट है सेल वॉल जानना। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि दो टाइप के सेल मेनली पाए जाते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में तो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन आता है, बट इन प्लांट सेल आप इस बात को ज़रूर नोटिस करना, एनिमल सेल में डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो चलिए सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में और मोनेरा में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में ये किस प्रोटीन का बना हुआ होता है? सेलुलोज। किस कंपोनेंट का? सेलुलोज का। और मोनेरा में किस कंपोनेंट का बना हुआ होता है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। इसका एक और नाम है म्यूरिन। ठीक है, ये रेजिड होता है, रेजिड मतलब बहुत हार्ड होता है, और नॉन लिविंग होता है। ये लिविंग कंपोनेंट नहीं है, नॉन लिविंग है, बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज़ द आउटर कवर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल का अगर आप, मैं फ़ोटो डाला हुआ हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें देखना। अगर आप प्लांट सेल में देखोगे तो उसके ऊपर एक और लेयर प्रेजेंट होता है, डैट इज सेल वॉल। बट अगर आप एनिमल सेल में देखोगे तो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम है प्रोटेक्शन करना, जो कि हर आउटर कवर लेयर का काम होता ही है, वो आपको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा ही। और काम है ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब एक्सचेंज करना। ठीक है, बाहर से क्या आ रहा है, अंदर से क्या जा रहा है, ये सारा कुछ सेल वॉल मेंटेन करता है। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखो, सेल मेम्ब्रेन जो होता है सॉफ्ट होता है, सेल वॉल की तरह रेजिड नहीं होता, और डेलिकेट होता है। सॉफ्ट डेलिकेट एक ही बात है, एक ही टर्म है। बना किस चीज़ का होता है? तो मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, क्योंकि इसमें लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, इसीलिए इसको एक और नाम बोलते हैं लाइपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को लाइपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड दोनों से बना होता है। इसको एक और नाम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको और नाम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी आपको बताऊंगा आगे, वेट करना, इसको आप नोटिस कर लो, मैं बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा। अब देखो, इसके बारे में बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये सेल के चारों तरफ एक लेयर के टाइप का होता है। जस्ट सपोज कि ये अगर एक सेल है तो इसके ऊपर एक लेयर टाइप का होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो अराउंड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल। ये हर एक न्यूक्लियस, एक सेल ऑर्गेनल आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे हर चीज़ आगे बताऊंगा। सेल ऑर्गेनल जो होता है, लाइक हमारे बॉडी में देखो, आप ऐसे एग्जांपल समझो, हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट प्रेजेंट हैं। आई है, नोज़ है, माउथ है, हैंड है, स्टमक है, लेग्स हैं। तो उसी तरीके से सेल के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। इसमें आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, और भी हैं, इनके बारे में डिटेल आगे। देखो, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ईडीसी। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के लिए ही दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने एक मॉडल तैयार किया था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ये मॉडल इम्पॉर्टेंट है, इसका भी मैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आप इसको ज़रूर पढ़ना। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हूँ, आप इससे देखना। ठीक है,
और इसका फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन है, क्योंकि एक आउटर कवर है तो प्रोटेक्शन तो होगा ही, और आउटर कवर है तो ट्रांसपोर्टेशन तो होगा ही। ठीक है, तो आपका सेल वॉल फिनिश हो गया, सेल मेम्ब्रेन फिनिश हो गया। नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म देखो क्या है, साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लूइड एक प्रेजेंट है सेल के अंदर। जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, या जो लिक्विड टाइप का प्रेजेंट होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, देखो लिखा हुआ भी है, कोलाइडल फ्लूइड लाइक मैटर अकर इन इनर इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। ठीक है, वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, जो फ्लूइडिक मैटर है वो क्या क्या है, उसमें होता क्या क्या है, वाटर होता है, मिनरल्स होता है, फूड होता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं मेटाबॉलिक। अगर आपको ये समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप इसको खुद पे लेकर के देखो, आपको समझ में आते लगेगा। लाइक साइटोप्लाज्म इज जस्ट लाइक आपके बॉडी में जो वाटर प्रेजेंट है, आप भी एक टाइप के मल्टी सेलुलर सेल हो, मैंने बताया है, तो आपके अंदर भी जो वाटर प्रेजेंट होगा उसमें, या ब्लड प्रेजेंट होगा तो उसमें वाटर है ना, मिनरल्स भी है, फूड भी है, वेस्ट प्रोडक्ट भी आप ही के अंदर बन रहा है, और एंजाइम्स भी आपके अंदर है। तो उसी तरीके से सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सेल ऑर्गेनेल्स अकर इनसाइड इट। ऑब्वियसली आपके अंदर भी जितने बॉडी पार्ट्स हैं सारे आपके अंदर हैं, ऐसा थोड़ी है कि आँख आपसे दो चार कदम आगे चलता है, ऐसा नहीं है ना। तो वो सारे अकर इनसाइड इट हैं। अब सेल ऑर्गेनेल के देखो एग्जांपल है, मैंने आपको पहले बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ईटीसी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ लिया पार्ट्स ऑफ सेल में कुछ, जैसे सेल वॉल आपको मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन आपको मैंने बताया, साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं सेल में जो मूवमेंट होता है। ठीक है, आपके भी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, तो वो कैसे होता है, तो उसी तरीके से सेल में भी मूवमेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो मूवमेंट तो होगा ना। तो सेल में जो मूवमेंट होता है ना, वो दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक पैसिव और दूसरा एक्टिव। ठीक है, पैसिव वो जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो विदाउट एनर्जी होता है, और एक्टिव वो जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, चलो तो पैसिव मूवमेंट की पहली बात करते हैं। पैसिव मूवमेंट जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती है। तो पैसिव मूवमेंट में सबसे पहला एक टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस देखो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो वाटर होता है ना, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आता है इन वाटर। जब वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे आता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब देखो इसके तीन कंडीशन है, आपको शायद एग्जांपल से समझ में आ जाए, अगर इससे कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तो। इसके देखो तीन कंडीशन है, आप इन तीनों डायग्राम से समझना। सबसे पहला हाइपोटोनिक। आप एक ग्लास लो, उसमें थोड़ा सा पानी लो और उसमें किशमिश डालो। ठीक है, तो किशमिश जो होगा, कुछ देर अगर आप उसको छोड़ दोगे ना, तो देखोगे कि किशमिश जो होगा आप जो साइज़ का डालोगे उससे थोड़ा सा स्वेल अप हो जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। ठीक है, दैट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड हाइपोटोनिक। तो उसमें हुआ क्या है, उसमें हुआ है कि हायर, ये सब ऑस्मोसिस है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। देखो एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या है। आपने जो रेजिन या किशमिश डाला था उसका वाटर कंसंट्रेशन बहुत कम था, और आपने जिस ग्लास में डाला तो बाहर का वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था। तो उसमें हुआ क्या कि वाटर कंसंट्रेशन बाहर से अंदर की ओर आया, और उसी वजह से किशमिश का स्वेल अप हो गया या रेजिन स्वेल कर गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो बोलते ही हैं। इसके लिए एक और टर्म है, क्योंकि ये ऑस्मोसिस हुआ है
तो इसको बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। ठीक है, क्योंकि ये अंदर से हुआ है। ठीक है, बाहर से पानी अंदर की ओर आया है तो इंडो, और ऑस्मोसिस क्योंकि ऑस्मोसिस में ही तो है। सेकंड केस पे आते हैं। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका भी आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि आप एक ग्लास में वाटर लो, ठीक है, और उसमें अंगूर डालो। ठीक है, आप एक ग्लास लो, उसमें वाटर डालो और उसमें अंगूर डालो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और करना है कि आपको अंगूर डालने से पहले उसमें या तो सॉल्ट मिक्स करो या तो शुगर मिक्स करो। ठीक है, तो आप उसमें या तो सॉल्ट मिक्स करो या शुगर मिक्स करो और उसके बाद आप अंगूर को उसमें डालो। तो इसमें जो कंडीशन होगा कि अंगूर जो होगा ना, आप जो शेप का डालोगे उससे अंगूर श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? इसमें इसलिए हुआ क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन कम था और अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो इसमें जो मूवमेंट हुआ है वो अंदर से बाहर की तरफ हुआ है। तो इसके लिए जो टर्म क्या होगा? एक्सोऑस्मोसिस। इसमें अंदर की ओर हुआ तो एंडोऑस्मोसिस, इसमें बाहर की ओर हुआ तो एक्सोऑस्मोसिस। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अंदर का भी हो गया, बाहर का भी हो गया, तो ऑब्वियसली ये तो बीच वाला ही होगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है? इसमें भी आप सेम काम करो, लेकिन इसमें जो ये कंडीशन, इसमें इसका भी कंसंट्रेशन सेम होगा और इसका भी कंसंट्रेशन सेम होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तो इसमें कुछ नहीं होगा, नो इफेक्ट। ठीक है, तो आपको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आइसोटोनिक सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो इसके लिए एक और टर्म है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्लाज्मोलाइसिस। अगर आप इसको पढ़ते हो तो देखो, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। इसमें देखो यही बताया गया है जो कि मैंने बताया कि बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और अंदर का कंसंट्रेशन कम था। हाँ, यहाँ देखो, ओह सॉरी, मैं तो हाइपोटोनिक की बात कर रहा हूँ, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। हाइपरटोनिक, देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि बाहर का कंसंट्रेशन कम है और अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसमें मूवमेंट जो होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। तो अगर आप एक प्लांट सेल को एक सॉल्यूशन में डालते हो जिसमें एक वाटर है और उसमें आप सॉल्ट या शुगर मिक्स करो, और उसमें आप अगर एक प्लांट सेल को डालते हो और उसमें जो श्रिंकिंग होगा उस प्रोसेस को, उसमें जो साइटोप्लाज्म का श्रिंकिंग होगा उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे देखो फिगर भी दिया हुआ है। तो पैसिव का एक खत्म हो गया, ऑस्मोसिस। अब देखो दूसरे की बात करते हैं। एक और प्रोसेस है डिफ्यूजन, ये भी सेम है, मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बस ऑस्मोसिस में ये था कि उसमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता था और इसमें कोई भी मैटर जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका एग्जांपल आप देख रहे हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड O2 बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग। मतलब सेल और सराउंडिंग्स के बीच में, जो सेल रिस्पायर करता है उसके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ CO2 और O2 होता है, दैट इज डिफ्यूजन प्रोसेस। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका आया ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में भी 3 टाइप के सॉल्यूशन आपने पढ़े, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, और एक पढ़ा प्लाज्मोलाइसिस जो कि हाइपरटोनिक के कारण होता है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर इन प्रेजेंस ऑफ ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट।
ये एक एनर्जी करेंसी टाइप है, ये यहाँ पे एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आप देखो, ट्रांसफ़र ऑफ मैटर इन प्रेजेंस ऑफ एटीपी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल। जब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो एटीपी से मदद लेता है और इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो क्यों ज़रूरत होती है सेल को एनर्जी की, तो इसका एग्जांपल है, सबसे पहले तो आयंस का ट्रांसपोर्टेशन है। ऑब्वियसली अब आप कुछ आयंस का ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आप बिना एनर्जी के नहीं कर सकते। सेकंड, बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देखो बल्क ट्रांसपोर्ट में भी दो टाइप के हैं, एक एंडोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब जो भी अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब बाहर से अंदर की तरफ सेल क्या कर सकता है, या तो खाना ले सकता है, खाना ही तो ले सकता है बाहर से अंदर की तरफ। तो इसमें देखो दो टाइप हैं, एक फैगोसाइटोसिस, एक पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कुछ नहीं है, फैगो मतलब होता है सॉलिड। अगर सेल कोई भी सॉलिड पार्टिकल बाहर से अंदर की ओर लेता है, दैट इज़ फैगोसाइटोसिस। एंड अगर सेल कोई भी लिक्विड मटेरियल बाहर से अंदर की ओर लेता है, दैट इज़ पाइनोसाइटोसिस। तो इसके लिए एक और टर्म है, फैगोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ईटिंग, पाइनोसाइटोसिस को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, और जो तीसरा है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो नाम से पता चल रहा है जो कि अंदर से बाहर जाएगा, तो अंदर से बाहर क्या जा सकता है, ऑब्वियसली एक्सक्रीटा, वेस्ट मटेरियल। तो इसके लिए जो एक्सोसाइटोसिस को क्या बोल सकते हैं, सेल वॉमिटिंग, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। और अब जो थर्ड पार्ट में आपका वीडियो बनेगा वो बनेगा सेल ऑर्गेनेल के ऊपर। आपके लिए दो टॉपिक और बचा है, सेल ऑर्गेनेल एंड सेल डिवीज़न। तो जो थर्ड वीडियो बनेगा डेट इज़ ऑन सेल ऑर्गेनेल, एंड जो फोर्थ वीडियो होगा डेट इज़ ऑन सेल डिवीज़न। ओके, थैंक यू।